नमस्कार दोस्तों, आपका भरपूर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा आरएस एकेडमी में। हम चौहान राजवंश पढ़ रहे थे और आज हम स्टार्ट करेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान में सबसे पहले हम देखेंगे इस चौहान राजवंश के रणथंभौर में चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर चौहान राजवंश के संस्थापक थे गोविंदराज। अब सवाल यह आता है कि गोविंदराज कौन है, कहां से ये आए। जब हम अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे तो हमने एक राजा पढ़ा पृथ्वीराज थर्ड, और पृथ्वीराज थर्ड के एक पुत्र थे, उनका नाम था गोविंदराज। तराइन के सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड मारा गया। उसके बाद अजमेर के राजा बने गोविंदराज, अजमेर के राजा। ध्यान रखना, ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, ये मोहम्मद गोरी के अधीन राजा बने थे। और ये बात पता लगती है पृथ्वीराज थर्ड के भाई हरिराज को, और हरिराज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि उसका भाई तो मोहम्मद गोरी के खिलाफ युद्ध करते हुए मारा गया और उसका बेटा मोहम्मद गोरी का अधीन राजा बन गया। तो ये क्या करता है, हरिराज गोविंदराज को यहां से भगा देता है और खुद राजा बन जाता है, और गोविंदराज आ जाता है रणथंभौर, और रणथंभौर में आकर चौहान राजवंश की स्थापना करता है। तो हम इसके बारे में लिखते हैं 1194 ईस्वी में गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना की। चौहान राजवंश की स्थापना की। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था, तो वो थे गोविंदराज। और कब स्थापना की? 1194 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद अगले राजा आए, इनका नाम है वीर नारायण। वीर नारायण। और इनके टाइम में दिल्ली के शासक थे इल्तुतमिश। देखो कैसे, पहले दिल्ली के राजा थे मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज थर्ड को हराकर मोहम्मद गोरी राजा बन गया। मोहम्मद गोरी के बाद में राजा बने कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का राजा बना इल्तुतमिश। और जब इल्तुतमिश दिल्ली का राजा था, उस टाइम रणथंभौर के राजा थे वीर नारायण, और इल्तुतमिश अटैक करता है वीर नारायण पर, और वीर नारायण इस अटैक को असफल कर देता है, लेकिन स्वयं वीर गति को प्राप्त होता है। तो ये हम लिखते हैं वीर नारायण के बारे में। ये पूछा गया था कि किस चौहान शासक के टाइम पर रणथंभौर पर इल्तुतमिश का अटैक हुआ था, तो वो थे वीर नारायण। तो इनके समय रणथंभौर पर इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। वीर नारायण ने इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल कर दिया। इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल कर दिया। असफल कर दिया।
लेकिन ये खुद युद्ध में मारे गए थे, लेकिन स्वयं युद्ध करते हुए मारे गए, स्वयं युद्ध करते हुए मारे गए। मारे गए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि वीरनारायण के टाइम पे रणथंभौर पर इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में इल्तुतमिश असफल हुए, हालांकि वीरनारायण इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद अगले राजा आते हैं वाघभट्ट। वाघभट्ट और वाघभट्ट के टाइम पे दिल्ली के राजा थे नसरुद्दीन महमूद, और नसरुद्दीन महमूद भी रणथंभौर पर अटैक करता है, लेकिन वाघभट्ट उसे हरा देता है। तो इनके समय रणथंभौर पर नसरुद्दीन महमूद का असफल आक्रमण हुआ। कहने का मतलब नसरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर आक्रमण तो किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। कहने का मतलब रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर पाया, आक्रमण हुआ। अब आप एक चीज नोटिस करें कि ये दिल्ली के राजा रणथंभौर पर क्यों अटैक कर रहे हैं, इसको हम समझें। जैसे हम बात करें, मान लीजिए हमारा राजस्थान है और ये हमारा है रणथंभौर, ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये मान लीजिए रणथंभौर का किला है, रणथंभौर। ठीक है, इधर है हमारा मालवा और इधर है हमारा गुजरात। ठीक है, और इसका जो शासन है चौहानों का, रणथंभौर के चौहानों का काफी फैला हुआ था। यहां है हमारे ऊपर दिल्ली, और मालवा और गुजरात ये दोनों व्यापारिक केंद्र थे, और दिल्ली के शासक को अगर मालवा या फिर गुजरात जाना है तो रणथंभौर से होकर जाना पड़ेगा। कहने का मतलब जो रणथंभौर है उसका व्यापारिक मार्ग पे स्थित होना, यही इनके आक्रमण का कारण था। तो ध्यान रखना, इन्होंने इसलिए आक्रमण किया था। ठीक है, और अगले जो महत्वपूर्ण राजा आते हैं उनका नाम है जैत्र सिंह, और इनका कई कई जगह नाम मिलता है जयसिम्हा। तो अगले महत्वपूर्ण राजा आते हैं जैत्र सिंह, और इनका कहीं कहीं पर नाम जयसिम्हा भी मिलता है। अब इनके बारे में देखा जाए तो इन्होंने रणथंभौर पर 32 साल शासन किया था, और अपने जीवन काल में ही अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया था। ठीक है, फिर इनके बारे में लिख लेते हैं। जैत्र सिंह ने रणथंभौर पर 32 वर्ष शासन किया। 32 वर्ष शासन किया। ठीक है, और इनको अपने जीवन काल में ही इन्होंने अपने तीसरे बेटे को, सबसे बड़े बेटे को नहीं राजा बनाया, सबसे योग्य बेटा जो तीसरे नंबर का था उसको राजा बनाया। इन्होंने अपने जीवन काल में ही, जब ये जिंदा थे तभी जीवन काल में ही अपने सबसे योग्य
पुत्र हमीर को राजा बनाया, हमीर को राजा बनाया। ठीक है, तो जैतर सिंह या जयसिम्हा, इसने रणथंभौर पर 32 साल तक शासन किया था और अपने जीवन काल में ही अपने बेटे हमीर को राजा बनाया। अब हम आगे पढ़ेंगे हमीर देव चौहान। हमीर, ये वही हमीर है जिसने रणथंभौर के चौहान राजवंश के इतिहास को गौरवान्वित किया था। इसने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे, उनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा था। इसी के टाइम पर जलालुद्दीन खिलजी का अटैक हुआ, इसी के टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी का भी अटैक हुआ था रणथंभौर पर। तो इनके बारे में लिखते हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में विजेता रहे, 16 युद्धों में विजेता रहे, विजेता रहे। साथ में इन्होंने अपने आसपास के कई राजाओं को हराया। हमीर ने अपने पड़ोसी कई राजाओं को हराया, अपने पड़ोसी कई राजाओं को हराया, कई राजाओं को हराया, कई राजाओं को हराया। जैसे एक राजा थे समर सिंह और ये राजा थे मेवाड़ के। तो मेवाड़ के राजा समर सिंह को किसने हराया? हमीर ने। इसके अलावा इन्होंने प्रताप सिंह को हराया। और ये प्रताप सिंह राजा थे आबू के। इसके अलावा इन्होंने भोज परमार को हराया, भोज परमार, और ये राजा था धार, एमपी में पड़ता है धार। ठीक है, तो इन्होंने अपने आसपास के कई राजाओं को हराया। इन्होंने एक नीति अपनाई थी और उस नीति को हम कहते हैं दिग्विजय की नीति। हमीर ने दिग्विजय की नीति को अपनाया। अब ये नीति क्या होती है? इस नीति में क्या होता है कि मान लीजिए, पहले हम लिखते हैं नीति को अपनाया। देखो ये नीति क्या होती है, मान लीजिए ये हमीर है और ये कोई राज्य है। ठीक है, हमीर ने अटैक किया पहले राज्य पे, मान लीजिए पहले राज्य पे, और यहाँ पे हमीर जीत गया, तो यहीं से हमीर अटैक करेगा दूसरे राज्य पे, दूसरा राज्य जीत गया, फिर अटैक करेगा तीसरे पे। तो इस नीति को हम कहते हैं दिग्विजय नीति। ठीक है, तो हमीर ने कौन सी नीति को अपनाया था? दिग्विजय की नीति को अपनाया था। साथ में इसने एक यज्ञ भी करवाया था। ये पूछा गया है कि हमीर ने कौन सा यज्ञ करवाया था, तो हमीर ने कोटि यजन यज्ञ करवाया, कोटि यजन यज्ञ करवाया, और इस यज्ञ का पुरोहित था विश्वरूप, जिसका पुरोहित विश्वरूप था। ठीक
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमीर ने कौन सी नीति को अपनाया था, दिग्विजय नीति को अपनाया था। हमीर ने कौन सा यज्ञ करवाया, कोटि यजन यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ जैसा ही होता है, और इस यज्ञ का जो पुरोहित था उसका नाम था विश्वरूप। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमीर और जलालुद्दीन खिलजी। अगली हमारी हेडिंग है हमीर और जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी, ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर 2 बार अटैक करता है। एक बार अटैक करता है 1290 में और फिर अटैक करता है 1292 में। दोनों अटैक में वो हमीर से बहुत खतरनाक तरीके से हारता है। कहने का मतलब रणथंभौर पर अधिकार कर नहीं पाता है। और इस खुन्नस में वो एक सेंटेंस भी कहता है, तो कई एग्जाम में पूछा गया है कि जलालुद्दीन खिलजी किस दुर्ग पर अधिकार नहीं करने के बाद उसने एक कथन कहा था, और यह कथन था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो ध्यान रखना, पहली बात, जलालुद्दीन खिलजी ने यह भी पूछा गया है कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार। 2 बार कब कब? एक तो इसने अटैक किया 1290 में और एक बार अटैक किया इसने 1292 में। आक्रमण किया, लेकिन वह दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा। वह दुर्ग में अधिकार करने में असफल रहा। अधिकार करने में असफल रहा। और जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अटैक किया था, इसकी जानकारी हमको मिलती है। एक पुस्तक है मिफ्ता उल फुतूह। और ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है अमीर खुसरो की। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर जो आक्रमण हुए थे उसकी जानकारी हमको किस पुस्तक से मिलती है? मिफ्ता उल फुतूह। और ये पुस्तक किसकी है? अमीर खुसरो की। ठीक है, जब ये जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर पाया तो उसने कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार करने में असफल रहने पर कहा था कि, और क्या कहा था देखें, इसने कहा था ऐसे 10 दुर्गों को
मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, एक बाल के बराबर नहीं समझता। नहीं समझता, ये बिल्कुल वही बात है कि लोमड़ी को अंगूर तभी खट्टे लगते हैं जब उसकी पहुंच से बाहर हो। तो ये जब अधिकार नहीं कर पाया तब इसने खुन्नस में आके कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बारे में बराबर नहीं समझता। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर अधिकार नहीं करने पर ये कहा था, अधिकार नहीं कर पाने पर ये कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो वो दुर्ग था रणथंबोर का दुर्ग। ठीक है, अब दिल्ली में राजा बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी और रणथंबोर पे राजा हैं हमारे हमीर देव चौहान। तो हम अगली हेडिंग डालेंगे हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा हम समझे, बात है 1301 की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक है, हमीर देव चौहान रणथंबोर का शासक है और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है रणथंबोर पर। ठीक है, रणथंबोर पर अटैक करता है तो ध्यान रखना, रणथंबोर पे अटैक करना है, अगर रणथंबोर पर अधिकार करना है तो उससे पहले अधिकार करना पड़ेगा झाइन पर। एक दुर्ग है झाइन, जाहिन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रणथंबोर पर अधिकार करना है तो इस दुर्ग को जीतना आवश्यक है। कहने का मतलब झाइन क्या है? रणथंबोर की कुंजी। रणथंबोर की कुंजी, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा गया है कि रणथंबोर दुर्ग की कुंजी क्या है? जाहिन। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारे हमीरदेव चौहान हैं उन्होंने कोटि यजन यज्ञ करवाया था और वो बैठे हुए हैं मुनि व्रत में। कोटि यजन यज्ञ के बाद एक परंपरा होती है मुनि व्रत। इसमें राजा क्या करता है? बिल्कुल सन्यासी की तरह रहता है। कहने का मतलब वो केवल पूजा पाठ में ध्यान देगा, युद्ध में ध्यान नहीं देगा। और उसी टाइम पर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हो जाता है झाइन पर। ठीक है, तो अब चूंकि हमीरदेव चौहान तो मुनि व्रत में बैठा हुआ है तो ये खुद युद्ध में नहीं जाएगा, तो ये एक आदमी तैयार करता है और उस आदमी का नाम है गुरुदास सैनी। और गुरुदास सैनी के नेतृत्व में ये झाइन पर सेना भेजता है हमीरदेव चौहान, और उधर से अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है झाइन पर। और इस अटैक में गुरुदास सैनी मारा जाता है और झाइन पर अधिकार हो जाता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी झाइन का नाम बदलकर इसका नाम रख देता है नौशहर। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं पहले, या आपको ध्यान रखना है, झाइन को कहते हैं रणथंबोर की कुंजी। अलाउद्दीन खिलजी ने झाइन पर आक्रमण किया, और झाइन क्या है? रणथंबोर की कुंजी। कहने का मतलब अगर रणथंबोर को जीतना है तो पहले झाइन को जीतना जरूरी है। झाइन को हम कहते हैं रणथंबोर की कुंजी। आक्रमण किया तथा जाहिन की रक्षा करते हुए गुरुदास सैनी और गुरुदास सैनी कौन है? हमीर का सेनापति।
गुरुदास सैनी, बोले तो हमीर का सेनापति। हमीर का सेनापति, हमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया तथा झाइन पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अधिकार हो गया। और अभी मैंने बताया कि जब अलाउद्दीन खिलजी झाइन का नाम बदल कर रख देता है नौशहर। अलाउद्दीन ने झाइन का नाम बदलकर नौशहर रखा। नाम बदलकर नौशहर रखा। ठीक है। अब देखो, झाइन पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। अब अलाउद्दीन खिलजी जाएगा रणथंभौर पर अटैक करने। तो हम अगली हेडिंग डालते हैं, अलाउद्दीन का रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर पर आक्रमण। देखो, एक तरफ हमारे हैं हमीरदेव चौहान या कहें हमीर, और एक तरफ है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और ये अटैक होता है 1301 में। और ये अटैक होता है कब? 1301 में। ये ध्यान रखना है आपको ना। तो एक तरफ हमारे हैं हमीरदेव चौहान और एक तरफ है हमारे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। हमीरदेव चौहान है, उसके एक सेनापति है जिसका नाम है भीम सिंह। और एक तरफ है दूसरा सेनापति धर्म सिंह। हमीर के दो सेनापति हैं, एक का नाम है भीम सिंह, एक का नाम है धर्म सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी, इसके सेनापति हैं नुसरत खां, उलूग खां, ठीक है। तो हमीर के सेनापति हैं भीम सिंह और धर्म सिंह, और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं नुसरत खां और उलूग खां। इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद देखें, देखो क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी लड़ने से ज्यादा इस बात में विश्वास रखता है कि सामने वाले राजा का कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो सामने वाले राजा के साथ विश्वासघात कर ले। तो इसको दो आदमी मिलते हैं, एक का नाम है रणमल और एक का नाम है रतिपाल। ठीक है। रणमल और रतिपाल ये दोनों क्या करते हैं? हमीरदेव चौहान के साथ करते हैं विश्वासघात, और हमीरदेव चौहान की जो भी योजनाएं हैं वो सारी बता देते हैं किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और इस वजह से हमीरदेव चौहान ये युद्ध में हार गया था। ठीक है। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखें युद्ध के कारण।
युद्ध के कारण क्या थे? देखो, सबसे पहले अटैक किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ना कि हमीरदेव चौहान ने। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक नीति है, साम्राज्यवादी नीति। तो पहला कारण तो यही है, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। वादी नीति, साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण है रणथंभौर का मालवा व गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना। मालवा व गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना। व्यापारिक मार्ग पे स्थित होना। और एक तीसरा कारण भी है, और तीसरा कारण यह है, देखो समझे, अलाउद्दीन खिलजी है, उसकी एक बेगम है चिमना, और अलाउद्दीन का एक मंगोल सेनापति है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। और चिमना और मोहम्मद शाह दोनों में हो जाता है प्यार, और दोनों मिलकर मारना चाहते हैं किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और इस बात का पता लगता है अलाउद्दीन को, और इस बात का फिर पता लगता है कि मोहम्मद शाह को, कि अलाउद्दीन खिलजी को पता लग गया कि चिमना और मोहम्मद शाह आपस में प्रेम करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को मारना चाहता था, इसलिए मोहम्मद शाह क्या करता है, इसका एक भाई और था केहब्रू, दोनों भागकर आ जाते हैं किसके पास? हमीरदेव चौहान के पास शरण लेने के लिए। और हमीरदेव चौहान एक ऐसा राजा है जो शरणागत की रक्षा करना जानता है। वो अपनी शरण में आए हुए हर लोगों की क्या करता है? रक्षा करता है। इसलिए क्या करते हैं, मोहम्मद शाह और केहब्रू दोनों किसके पास आ जाते हैं? हमीरदेव चौहान के पास। तो तीसरा कारण यह भी था अटैक का। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों मोहम्मद शाह व केहब्रू को शरण दी थी। केहब्रू को शरण दी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन के किस विद्रोही को शरण दी थी? तो उसका नाम है मोहम्मद शाह, साथ में उसका एक भाई और था केहब्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक रीजन ये भी था, और एक रीजन ये भी था कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर पाया था, तो वो अपने चाचा के अपमान का बदला भी लेना चाहता था। ये कारण हो गए किसके? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पे आक्रमण की। अब देखो होता क्या है कि ये दुर्ग के अंदर बैठे हुए हैं हमीरदेव चौहान, ठीक है। हमीरदेव चौहान जब इसको लगता है कि अंदर अनाज खत्म हो गया है, ठीक है, तब ये सोचते हैं कि अब तो युद्ध किया जाए। और ऐसी कंडीशन में एक चीज की जाती है जिसको हम कहते हैं साका। और साका में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जोहर। केसरिया किया जाता है पुरुषों द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी पुरुष है वो केसरिया रंग के कपड़े पहनेंगे और युद्ध भूमि में इस तरीके से जाएंगे कि जब तक जिंदा है दुश्मन को मारना है, ठीक है। और जोहर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। महिलाएं क्या करती हैं? अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। तो केसरिया और जोहर, तो साका करेंगे केसरिया। तो केसरिया किया गया
हमारे हमीर चौहान के नेतृत्व में, हमीर के नेतृत्व में और जो जोहर किया गया वो किया गया रंग देवी, जो हमीर की रानी है उसके नेतृत्व में, रंग देवी के नेतृत्व में। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखें आप, जब एक साका करने की बारी आई तो हमीर, मान लीजिए कल साका करना है, कल केसरिया करना है, तो सुबह की बात है, हमीर शिव मंदिर में जाते हैं और उससे बाहर ही नहीं आते हैं, सारे सेनापति तैयार हैं युद्ध करने के लिए। ठीक है, और हमीर ने ये कह दिया था कि कोई भी इस मंदिर के अंदर नहीं आएगा, तो सारे परेशान कि हमीर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो रंग देवी जो हमीर की रानी है उसको लगता है कि उसका पति अलाउद्दीन खिलजी से डर गया है, तो वो अंदर जाती है और कहती है कि अगर तुम कायर हो, तुमसे नहीं लड़ा जाता तो मैं खुद केसरिया कर लूंगी, मैं जाऊंगी युद्ध भूमि में और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ूंगी। और ये बात सुनता है हमीर, तो हमीर कहता है कि मैं युद्ध भूमि में जाने से नहीं डर रहा, हमारी एक राजकुमारी है उसका नाम है देवल, हमारी एक राजकुमारी है उसका नाम है देवल। अब चूंकि देवल का विवाह नहीं हुआ है और जौहर में एक ही चीज थी कि जिन महिलाओं का विवाह हो गया है वही जौहर कर सकती हैं, तो कहता है कि मैं तो केसरिया कर लूंगा, तुम जौहर कर लोगी, लेकिन देवल का क्या होगा। यही बात देवल सुनती है और देवल को लगता है कि उसका होना उसके पिता के युद्ध भूमि में जाने से रोक रहा है। तो वो क्या करती है, देवल रणथंभौर के अंदर एक तालाब है, पद्मलता तालाब, और इस तालाब के अंदर वो कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। और उसके बाद हमीरदेव चौहान युद्ध भूमि में जाता है और युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा जाता है, ये हम लिख लेते हैं। हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया किया गया। तथा रंग देवी के नेतृत्व में जौहर किया गया। जौहर किया गया और इसको हम कहते हैं साका। तो ध्यान रखना, रणथंभौर का साका, रणथंभौर का साका, और ये होता कब है, 1301 में। इस टाइम केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया, हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में। जौहर किसके नेतृत्व में किया गया, रंग देवी के नेतृत्व में। और जो ये रणथंभौर का जो शाखा है इसको हम कहते हैं राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम शाखा कहां हुआ, रणथंभौर में, और कब हुआ, 1301 में। अभी हमने एक चीज और देखी थी कि हमीर की एक बेटी है देवल जो पद्मला तालाब में कूदकर क्या करती है, सुसाइड कर लेती है। तो हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहना ही शुरू कर दिया कि जो रणथंभौर का शाखा है ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर। ये कब हुआ था, रणथंभौर के पहले शाखे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने किया था, देवल जो किसकी राजकुमारी थी, हमीरदेव चौहान की। ठीक है, इस तरीके से हमीरदेव चौहान युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया रणथंभौर के किले पर। ठीक है, अब आप देखते हैं, ये तो युद्ध की बात हो गई। हमीरदेव चौहान ने एक किताब लिखी थी, हमीरदेव चौहान, और इसने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम है श्रृंगार हार।
ये पूछा गया है कि श्रृंगार हार किसकी पुस्तक है? हमीरदेव चौहान। साथ में इसके जो दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान, एक तो थे बीजादित्य और एक थे राघवदेव। जो बीजादित्य थे ये हमीर के गुरु थे, हमीर के गुरु। ठीक है। साथ में देखें निर्माण कार्य में तो हमीर ने क्या किया था, हमको पता है कि हमीर के पिता जयद्रथ सिंह ने रणथंभौर में 32 साल शासन किया था, तो उसकी यादगार में हमीर ने क्या किया, 32 खंभों की एक छतरी बनवाई रणथंभौर दुर्ग के अंदर, जिसको हम कहते हैं न्याय की छतरी। तो एक चीज और लिख लें, निर्माण कार्य में हमीर ने अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल, 32 वर्ष के शासनकाल, 32 वर्ष के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई, 32 खंभों की छतरी बनवाई। और इस छतरी को हम न्याय की छतरी भी कहते हैं, न्याय की छतरी। तो आपसे पूछा जाए कि न्याय की छतरी या पूछा जाए 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है। तो यह हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ा और यहीं पर रणथंभौर के चौहान समाप्त हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान।